मंत्रोच्चारण के साथ रखी गई नई संसद भवन की नींव। पीएम मोदी ने संसद की आधारशिला रखी। संसद भवन के शिलान्यास के दौरान सर्वधर्म प्रार्थना भी की गई। सर्वधर्म प्रार्थना के दौरान हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध, जैन एवं अन्य धर्मों के धर्मगुरुओं ने प्रार्थना की। अक्टूबर 2022 तक श्री महागणपतये नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः, शचे पुरंदराभ्यां नमः, अरुंधते वसिष्ठाभ्यां नमः, सीतारामाभ्यां नमः। अक्टूबर 2022 तक नए भवन का निर्माण पूरा करने की तैयारी है ताकि देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर इसी भवन में सत्र का आयोजन हो। नए संसद भवन में लोकसभा का आकार मौजूदा से 3 गुना ज्यादा होगा। राज्यसभा का भी आकार बढ़ेगा। नया संसद भवन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। संसद भवन में भारतीय संस्कृति और शिल्पकारों की कलाकृतियों की भी झलक दिखाई देगी। नए संसद भवन को भूकंप रोधी बनाया जाएगा और नए संसद भवन के निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को दिया गया है और इसका डिजाइन HCP डिजाइन और प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया है। शिलान्यास के मौके पर पीएम मोदी बोले कि आज का दिन भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा। वो दिन दूर नहीं जब दुनिया कहेगी इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम भारत के लोग ये प्रण करें कि हमारे देश की चिंता अपनी चिंता होगी। देश का संविधान हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। देश की अखंडता सबसे पहले होगी। आज का दिन भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में मील के पत्थर की तरह है। भारतीयों द्वारा भारतीयता के विचार से ओतप्रोत भारत के संसद भवन के निर्माण का शुभारंभ हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं के सबसे अहम पड़ाव में से एक है। संसद भवन की नींव रखी जाने के कार्यक्रम में कई हस्तियां मौजूद रहीं। उद्योगपति रतन टाटा, अमित शाह, राजनाथ सिंह और अन्य कई केंद्रीय मंत्री कार्यक्रम स्थल पर मौजूद थे। कई विदेशी राजनयिक डिजिटली शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने अपने संबोधन में कहा कि आज का दिन भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के इतिहास में अहम है। मिशन बंगाल पर पहुंचे जेपी नड्डा के काफिले पर विरोध हुआ है और पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर के पास बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर पत्थरबाजी भी की गई। पत्थरबाजी में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। प्रदर्शनकारियों ने जिस वक्त पत्थर फेंका उस वक्त गाड़ी में कैलाश विजयवर्गीय भी बैठे थे। हमले में कैलाश विजयवर्गीय बाल बाल बच गए। काफिले पर हमले को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान सामने आया है। जेपी नड्डा ने कहा कि मैं बुलेट प्रूफ कार में था और इसीलिए बच गया। बंगाल में अराजकता की हद है। खुलेआम गुंडागर्दी की जा रही है। बंगाल में कहीं कानून नहीं है। जनता दीदी को जवाब देगी। मैं यहाँ पहुंचा हूं तो मां दुर्गा की कृपा से पहुंचा। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने और उनके गुंडों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी प्रजातंत्र के गले को दबाने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए। आप देखिए हमारे कैलाश विजयवर्गीय, आप देखिए हमारे राहुल सिन्हा, आप इनकी गाड़ियों को देखिए। मैं तो आज इसलिए सुरक्षित हूं क्योंकि हमारे पास बुलेट। कृषि कानूनों को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। सरकार के कानून में संशोधन के प्रस्ताव को किसानों ने खारिज कर दिया है। टिकरी, गाजीपुर, सिंघू बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं और किसानों ने पूरे देश में प्रदर्शन का ऐलान किया है। किसानों ने दिल्ली, जयपुर और दिल्ली आगरा हाईवे को ब्लॉक करने का ऐलान कर दिया है। 12 दिसंबर को टोल फ्री करेंगे। कमजोर है ये कह रहा कर देखो छेड़खानी। आप रेल चलवा दो और लाठी चलवा दो, 2 चीज चलवा दो बस, और कुछ। किसान पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 14 तारीख को धरना देंगे और जो धरना नहीं देगा वो दिल्ली कूच करेगा। किसान संगठनों के नेताओं के मुताबिक उत्तर भारत के सभी किसानों से 14 दिसंबर को दिल्ली चलो का आह्वान किया गया है।
14 दिसंबर को किसानों के आंदोलन तेज करने से पहले सरकार फिर किसानों को मनाने की कोशिश लगातार कर सकती है। किसानों के प्रस्ताव खारिज होने के बाद सरकार में एक बार फिर मंथन हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बीच 2.5 घंटे तक मीटिंग हुई और बैठक में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद थे। कृषि कानून के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन पर अब सियासत भी काफी तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे के बयान पर राजनीति काफी गर्मा गई है। राव साहेब दानवे ने किसान आंदोलन को चीन और पाकिस्तान से जोड़ दिया। राव साहेब दानवे ने कहा कि पहले सीएए के नाम पर मुसलमानों को पाकिस्तान और चीन ने बरगलाया और अब किसानों को भड़का रहे हैं। बाकीच्या लोकांना ते मान्य नाही। हे आंदोलन चालतं शेतकऱ्याचं आंदोलन नाही, त्याच्या पाठीमागे चायनाचा आणि पाकिस्तानचा हात आहे। या देशामध्ये पहिल्यांदा मुस्लिम समाजाला उठवलं, काय सांगितलं एनआरसी आली, सीए आली, 6 महिन्यात सगळ्या मुसलमानांना त्याच्या बाहेर जावं लागेल दाखिल। शिवसेना के नेता संजय राउत ने राव साहेब दानवे पर पलटवार कर दिया है। संजय राउत ने दानवे पर हमला बोलते हुए कहा कि जब मंत्री को इतना पता है तो भारत को पाक और चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए। सरकार को अपने मंत्री के बयान को गंभीरता से लेना चाहिए। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज एक बार फिर किसानों से अपील की है। कहा कि नए कृषि कानूनों के बारे में फैलाई जा रही फर्जी और भ्रामक खबरों और अफवाहों का शिकार ना हो। एपीएमसी मंडियों का संचालन जारी रहेगा और नए कृषि कानूनों के पारित होने के बाद कोई एपीएमसी मंडी बंद नहीं हुई। नए कृषि कानूनों और सुधारों के पीछे की वास्तविकता को जानिए। पाकिस्तान को भारत के एक और सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक का खौफ सता रहा है। पाकिस्तान के अखबारों में सर्जिकल या एयर स्ट्राइक की बात कही जा रही है। अखबार में दावा है कि पाकिस्तान ने वर्किंग बाउंड्री पर पाकिस्तानी सैनिकों को हाई अलर्ट कर दिया है। पाक मीडिया ये कह रहा है कि किसान आंदोलन को भड़काने के लिए हिंदुस्तान सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के कड़ी सुरक्षा के बीच 5वें चरण में आज वोटिंग की गई और जम्मू में वोट डालने पहुंचे वोटर्स में काफी उत्साह दिखाई दिया। कड़ाके की ठंड के बावजूद लोग लंबी लंबी कतारों में दिखाई दिए। 2 बजे वोट डाला गया, 2 बजे तक, और कश्मीर डिवीजन के 37 और जम्मू के 20 चुनावी क्षेत्रों में मतदान हो रहा है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार वोटिंग हुई। सीबीएसई बोर्ड 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए राहत की खबर है। 10वीं 12वीं परीक्षाओं में शामिल होने जा रहे छात्रों को अपनी पढ़ाई के हुए नुकसान के चलते बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। छात्रों और अभिभावकों को एक लाइव सेशन में संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने घोषणा की है। कोरोना काल में होने वाली परीक्षाओं और छात्रों में भ्रम को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने आज पहल की। आगामी परीक्षाओं को लेकर छात्रों से बात की और उनके सवालों के जवाब भी दिए। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि सीबीएसई 10वीं और 12वीं परीक्षाओं की डेट को लेकर छात्रों को चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जेईई और नीट परीक्षाओं को लेकर शिक्षा मंत्री ने सवालों का जवाब भी दिया। कहा कि इन पर विचार चल रहा है और आने वाले समय में जेईई और नीट दोनों परीक्षाओं का सिलेबस कम किया जा सकता है। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि नीट परीक्षा कैंसिल नहीं होंगी, छात्र तैयारी करें। कोरोना के नए मामलों में हर रोज कमी आ रही है। पॉजिटिविटी रेट घटने से संक्रमण में राहत है। देश में एक्टिव मरीज भी लगातार घट रहे हैं। देश में 24 घंटे में 31,000 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 402 लोगों ने कोरोना संक्रमण से दम तोड़ा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब देश में 97,67,000 कोरोना मरीज हैं। देश में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है और पिछले 24 घंटे में 40,700 लोगों ने कोरोना को मात दी है। 92 लाख लोग कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। देश में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 3,78,000 तक आ गई है और रिकवरी रेट 94.66% से ज्यादा हो चुका है। दिल्ली में कोरोना से 24 घंटे में 50 लोगों की जान चली गई। राहत की बात इसमें यह है कि दिल्ली में 4 नवंबर के बाद एक दिन में सबसे कम मौतें हुई हैं। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,463 नए मरीज सामने आए हैं और दिल्ली में कुल संक्रमितों की संख्या 5,99,000 तक पहुंच चुकी है। दिल्ली में टेस्टिंग हर रोज बढ़ रही है। वहीं राजस्थान में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जिसे लेकर राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने जानकारी भी दी कि टीकाकरण का पहला चरण 2021 की शुरुआत में किया जाएगा और इसके लिए प्रदेश में सभी जरूरी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ब्रिटेन में बड़े स्तर पर फाइजर वैक्सीन देने का काम शुरू हो गया है। जानकारी के मुताबिक कई लोगों को वैक्सीन के बाद एलर्जी हुई, जिसके बाद वैक्सीन पर गाइडलाइन जारी की गई है, जिसे लेकर हेल्थ डिपार्टमेंट ने कहा है कि कुछ लोगों को एलर्जी हुई है पर वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। जिन लोगों को दवाइयों से रिएक्शन हुआ है उन्हें वैक्सीन नहीं दिए जाने का निर्देश दिया गया है।
27 दिसंबर से लोगों को कोविड-19 का टीका लगेगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसकी घोषणा कर दी है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हर रोज 90 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इजराइल की कुल आबादी 90 लाख के करीब है। दिल्ली के बुराड़ी में 2 युवकों की गोली मारकर हत्या करने का मामला आया है सामने और इसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। चश्मदीदों के मुताबिक इलाके में नशाखोरी का विरोध करने पर दोनों युवकों को गोली मार दी गई। वहीं पुलिस के मुताबिक वारदात के पीछे प्रॉपर्टी विवाद और आपसी रंजिश का मामला बताया जा रहा है। बिहार के दरभंगा में दिन दहाड़े ज्वेलर्स की दुकान में लूट का मामला सामने आया है। अपराधियों ने बंदूक की नोक पर करोड़ों रुपए का सोना और आभूषण लूट लिए। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने पहले दुकान के सभी कर्मचारियों को बंधक बना लिया और उसके बाद ज्वेलरी लेकर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। पाकिस्तान में एक के बाद एक विपक्षी दलों के सांसदों के इस्तीफे के बाद इमरान खान की सरकार संकट में आ गई है। पाक में मचे इस राजनीतिक उथल पुथल के बीच पीएम इमरान ने कहा है कि किसी देश में लोकतंत्र तभी काम करता है जब विपक्ष और सरकार के बीच संवाद होता है। सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें 10 सेकंड में एक बिल्डिंग को जमींदोज होते हुए दिखाया गया है। ये वीडियो संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी का है, जहां 165 मीटर ऊंची इमारत मीना प्लाजा को 10 सेकंड के भीतर ध्वस्त कर दिया गया। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग को ध्वस्त करने के लिए 915 किलोग्राम विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। गूगल ने नोबेल प्राइज विजेता और अर्थशास्त्री सर विलियम लुइस को शानदार डूडल समर्पित किया है। लुइस को संयुक्त रूप से विकासशील देशों को प्रभावित करने वाली आर्थिक शक्तियों का मॉडल बनाने के लिए अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अमेरिका में फेसबुक के सामने अब तक का सबसे बड़ा संकट देखने को मिला। कंपनी पर एक साथ 46 राज्यों ने मुकदमा ठोक दिया है। बताया जा रहा है कि कंपनी के तौर तरीकों को लेकर तमाम शिकायतें मिल रही थीं और कंपनी को इस मुकदमे में हार मिलने पर व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम बेचने को मजबूर होना पड़ सकता है। भारत सरकार ने देश भर के पब्लिक इंटरनेट के लिए पीएम वानी योजना का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत देश भर में पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट सेटअप किया जाएगा। इस पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट होने के लिए ऐप डाउनलोड करना होगा और उसके बाद ही ये ऐप एक्सेस कर सकेंगे। था